अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नवाज शरीफ की वापसी से पहले उनकी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग ने इलेक्शन एक्ट से उम्मीदें लगा ली थी, लेकिन अब वो ऑप्शन भी खतरे में नजर आ रहा है। इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली को ख़त्म करके 5 साल तक करने की तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अगर अदालत इसको कलअदम करार दे देती है तो मियाँ साहब एक बार फिर बगैर खेले ही मैच से आउट हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग जलसे पर जलसे कर रही है, पीटीआई को इजाज़त नहीं मिल रही है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पीपी रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किया जा रहा है। क्या ये शिकवा दूर हो गया है? पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है? इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इंतहाई मोहतरम सैयद खुर्शीद शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस। 2007 में जब वो आए थे वापस, तो उस वक्त भी वो सज़ा याफ्ता थे, ऑब्वियसली आज भी वो सज़ा याफ्ता हैं। उस वक्त हालात ये थे सर कि उनको तैयारे से उतरने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज हालात ये हैं कि उन्हें लंदन में हाई कमिश्नर सी ऑफ कर रहे हैं। सर, दोनों हालात में, दोनों वक्तों में कितना फ़र्क है शाह साहब? उससे पहले तो जब मियाँ साहब आ रहे थे तो मार्शल थी, एक जनरल बैठा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ, और आज एक सिविलियन गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो वेलकम। इंशाल्लाह हम सबको शामदीद कहेंगे। हर उस शख्स को जो जलावतन है, जो अपने वतन को वापस आना चाहता है, चाहे वो मियाँ साहब हो चाहे कोई और हो, जो भी आएगा उसको हम वेलकम करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत बनाए और हम सियासतदान मिल के पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम बनाए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। मियाँ साहब आ रहे हैं, मैं उसको वेलकम करता हूँ, मैं खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि मियाँ साहब सियासत को सियासत समझ के चलाए और हर पार्टी को लेवल प्लान फील्ड होनी चाहिए। इलेक्शन लड़े, दबाव और ताकत का कोई इस्तेमाल ना हो। इस मुल्क में साफ़ और शफाफी इलेक्शन इस मुल्क की मुस्तकबिल को चेंज कर सकता है और ये पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है कि मजबूत और मुस्तकम मुल्क बन सकता है, मकरूज़ नहीं बन सकता। हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर हम मिल के फैसले करें तो। शाह साहब, ये फरमाइए सर, ये हाई कमिश्नर से मुलाकातें हो रही हैं, बयानिया बनाने के मशवरे दे रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर ये मुलाकात होना, ये मशवरे देना मुमकिन है शाह साहब? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सच ये है, यहाँ से कहा जाता होगा बी ऑनेस्ट, प्रेशराइज होगा कि आप बात करें, और हमारे पास टाइम लिमिट बढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। आइन जो है वो हमें इजाज़त नहीं देगा। आइन की खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ कि एक मुल्क के जो फौजी जनरल को सज़ाए मौत आ चुकी है और वो यहाँ से चले गए। मैं समझता हूँ आइन से कोई मजाक नहीं की जाए। हमारे पास कोई नया लाएअमल नहीं है, सवाए एक ही रास्ता है कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट बनाई जाए। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफ़ा किया है और पार्लियामेंट की अथॉरिटी में इजाफ़ा हुआ है और पार्लियामेंट आज़ाद खुद मुख्तियार हैसियत इस्तेमाल करते हुए अपना हक इस्तेमाल करेगी। कानून के अंदर, आइन के अंदर जो तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, अब पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा और किसी दबाव से बाहर होकर करना पड़ेगा। आपने दबाव की बात की, प्रेशराइज होने की बात की शाह साहब, तो ये प्रेशराइज आप केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेशर किसकी तरफ से सर? देखें, प्रेशर तो इस मुल्क में आते रहे हैं, हर चीज़ पे दबाव आता रहा है, मगर अब ज़रूरत इसकी है कि उनसे हमें
आज़ादी मिलना चाहिए। जब पार्लियामेंट आज़ाद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले किया है, तारीख का ये तारीखी फैसला है जो इस बात को प्रूव करेगा कि रियल वे में जो पाकिस्तान की अथोराइज जो अदारा है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट रोल अदा करेगी तो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन का। तो ये एक मौका मिला है, और अभी बेहतर फेयर फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, एतराज़ माजी की तरफ ना हो, पंचर की बातें न की जाएं। तो कोई पंचर हो गया, 35 पंचर हो गया या 5 पंचर हो गए, अल्लाह ताला पंचर से बचाए, बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा सर, ये बताइए, जो मियाँ साहब की वापसी हो रही है, ये शाह साहब क्या समझते हैं आप, ये वक्त के हिसाब से हो रही है या किसी समझौते के साथ हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उसके फैसले मौजूद हैं। अब ये मियाँ साहब को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में डाल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट से अपनी जान छुड़ा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इजाज़त नहीं देगा कि आप नीचे उतरे और सीधा जलसेगाह में जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा। तो उस फसाद से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून को 10 मरतबा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो सोचे क्या करना चाहते हैं। सही। शाह साहब, इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की है, तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिल रही है, मुस्लिम लीग नून का स्टांस देखते हैं, वो सुबह शाम जलसे कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ तमाशाई बनी हुई है। सर, ऐसा क्यों है? हम तमाशा देखते देखते इंशाल्लाह एक नया तमाशा बताएंगे कि पीपल्स पार्टी कितना आगे जा रही है। वो तो तैयारी कर रहे हैं मियाँ साहब के आने की। मैं दुआ गो हूँ कि मियाँ साहब आ जाए, ये उनका हक है कि जलसे करे, एक्टिविटी करे। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, हमारे जलसे 18 तारीख को भी जलसे है सारे पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में, एक जगह पे नहीं है। उनका तो एक जगह पे होता है, कभी किधर कभी किधर। हमारा एक ही दिन में तकरीबन 60 के करीब जलसे है बहुत बड़े, जहाँ पार्टी के लीडर जाएंगे और पार्टी की सीनियर क़यादत जाएगी, एड्रेस करेगी। तो इंशाल्लाह हमारी एक्टिविटी 18 के बाद आहिस्ते आहिस्ते शुरू होगी, स्लोली, और विन द रेस वाला मूव होगा। ठीक। अच्छा शाह साहब, अभी आपने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, ऐसा ना हो 5 और 10 पंक्चर हो रहे हैं। तो सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कई दिनों से आप लोगों की तरफ से की जा रही है, क्या अभी वो शिकायत दूर हो गई है? और सर, फिर आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें जरदारी साहब को ये टास्क सौंपा गया था, उसका क्या हुआ शाह साहब? देखें, मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने बार बार, मेरा मुस्लिम लीग के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, 35 साल से उनके साथ ताल्लुक़ है मेरा, उनकी लीडरशिप के साथ ताल्लुक़ है मेरा, और मेरी बात को वो समझते भी हैं और बात मानते भी हैं। ख़ास करके मियाँ नवाज़ शरीफ इस बात को समझता है कि खुर्शीद शाह की बात में कोई वज़न होता है। मैंने उनसे ये कहा है कि खुदा के वास्ते अपने 7 बंदे वापस ले लो हुकूमत से। ये बदनुमा दाग है इलेक्शन के ऊपर भी, आपके ऊपर भी। आप जब कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त देने वाला माहौल क्रिएट करो कि नज़र आए। अब ये माहौल कैसा होगा जिसमें पहले ही नज़र आए कि हुकूमत कौन बनाएगा, कैसी होगी, उस इलेक्शन को, उस हुकूमत को कौन तस्लीम करेगा। फिर नए जंग का ऐलान होगा, पार्टियां रोडों पे होंगी, एहतजाज होते रहेंगे, और फिर स्टेबिलिटी की बजाय अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का खेल मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथों में वो डोरियां हैं कि किस तरीके से वो खेल खेलते हैं। उस माजी की तरफ 80s, 88, 89 की तरफ जाते हैं, 90s की तरफ जाते हैं, 97 की तरफ जाते हैं, या फिर वो 2008 की तरफ जाते हैं। इंडिपेंडेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन और एक COD के तहत बनी हुई हुकूमत
की तरफ जाते हैं, गैर संजीदा नहीं होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। ये संजीदा मैटर है, इस पर संजीदगी से फैसले करने चाहिए। सही। अच्छा शाह साहब, नून लीग की तरफ से ये दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के 6 महीने के बाद ही इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको हुकूमत की ऑफर्स होना शुरू हो गई थी। सर क्या ये इस सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते किए गए थे सर? मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल गलत बात है। कोई 6 महीने के अंदर बात नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता मैं। बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया जा रहा है 6 महीने के अंदर। तो क्यों फिर सारे लोग जेलों में पड़े थे? मियां साहब क्यों जेल में थे? क्या वजह थी? तो ये तो 1920 का वाक़या बता रहा हूँ मैं। तो ये गलत बात है। जो कुछ हुआ है वो माजी में भी गलत हुआ है, और आइंदा कम से कम ये गलती न हो, ना हम करें न कोई और करे। पाकिस्तान को अव्वल पोजीशन दे, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को पोजीशन दे, उससे मत खेलें हम। अब मज़ीद ताकत इस जिस्म के हड्डों में नहीं है, हड्डियों में ताकत इतनी नहीं है कि यानी शाह साहब आप कह रहे हैं तो स्टेबलाइज हो सके। जी जी शाह साहब, आपके मुताबिक यानी कि आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इस बात को नहीं मानते हैं, तो यानी 2018 का आखिर ले लीजिए या 2019 का आगाज़, क्योंकि उस वक्त तक 6 महीने बनते हैं उस वक्त की हुकूमत के, तो उसमें आप कह रहे हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफर हुकूमत बनाने की मुस्लिम लीग नून को नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। कैसे बनाते जब तक पीपल्स पार्टी नहीं होती? आईनी तरीके ऐसे तो नहीं बनाते कि इमरान तुम हटो और शहबाज आ रहा है, ये तो नहीं होता ना। तो उसका तरीका लिया जाता, और जैसे हमने बाद में दिया, आइन का सहारा लिया और आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, और फिर उस हुकूमत को हटाया गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कोशिश की, डिज़ोल्व करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो आइनी तरीके से गया। ये आखिर की बात है, इससे पहले की बात ये नहीं है। और वो पीपल्स पार्टी को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो मुस्लिम लीग नून नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास उस वक्त सिर्फ 89 वोट थे और हमारे पास 67 वोट थे। तो जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं होती तब तक ये जी सर, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी उस वक्त क्या जनरल फैज़ या जनरल बाजवा आप लोगों के पास इमरान खान का कोई पैगाम लेकर आए थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वापस ले लें और फिर उसके बाद इमरान खान इलेक्शन में जाने को भी तैयार हैं? सर इस तरह का कोई मैसेज आप लोगों तक पहुंचा था इन दो साहिबान की तरफ से? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल गलत। जो भी कहता है गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। कोई मैसेज नहीं आया था। सही, कोई ठीक सर, क्या नाम है, जनरल फैज़ या कोई बाजवा साहब का कोई बंदा नहीं आया था। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। ज़रा मुझे ये बताइए, नात्रा और नैब में फ़ौजी अफसरान की तैनातियाँ हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इसको सर? इसमें जितना एहतियात करना चाहिए एहतियात करें। फ़ौज की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं एज ए सीनियर पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से गुजारिश कर रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए अदारों में। इससे हमारा अदारा जो है, जिसको हम बहुत एहतराम देते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं, हमारे बॉर्डर का, हमारे जोग्राफिकल हदूद के वो बहुत बड़े ताकतवर हमारी क़ुव्वत है जो दुश्मनों से हमें बचाती है। उनको सिविलियन अदारों में जितना कम रोल दिया जाए उतना अच्छा होगा, उनके लिए भी, सिविलियन अदारों के लिए भी। ये मेरी गुजारिश है। शाह साहब आपके पुराने समझे जी सही, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब मुझे ये फरमाइए, सर आपके पुराने साथी हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, उनका स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तवक्कुआत थी ना वो थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो पूरी नहीं हुई है। इस वजह से इस वक्त आप लोग नाराज़ हैं, इसी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोग सीख पाए। सर हम नाराज़ नहीं हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ज़रूर कर रहे हैं। हम नाराज़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और बेहतर साफ शफाफ इलेक्शन हो।
हम नाराज नहीं तो हैं। सर इसका रीजन ये है जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब बात कर रहे हैं, शाह साहब? देखिए, उनकी अपनी सोच है, वो आजकल पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, इतना नज़दीक नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नाराज़गी हमारी नहीं है। हमारी बात यह है कि इलेक्शन टाइम पे करवाओ बस, और फेयर एंड फ्री करवाओ। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के क़याम के बाद से कोई राब्ता हुआ है जरदारी साहब और मियाँ साहब के दरमियान अभी तक? इस चीज़ का सच्ची बात है मुझे इल्म नहीं है, इल्म होता तो मैं ज़रूर हाँ या ना में जवाब ज़रूर देता। राब्ता होना भी चाहिए, क्या हम इतने मुखालिफ तो नहीं है, इतने दुश्मन नहीं है। हर बुरे वक्त में मुस्लिम लीग ने हमारी मदद नहीं की है, हर बुरे वक्त में मुस्लिम लीग की हमने मदद की है। हर बुरे वक्त में, तकलीफ़दा वक्त में मुस्लिम लीग हमारे मुखालिफ होकर खड़ी हो गई है, मगर हर बुरे वक्त में हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं, सिर्फ बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। सही। अच्छा शाह साहब, ये मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से खफा हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड नून लीग के साथ हैं, खुश हैं, इसकी वजह क्या है सर? मौलाना साहब, कुछ ऐसी बातें हैं जो कही जाती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मजबूरन नहीं कही जाती। मुझे कुछ दिन ऐसे भी याद है जब मौलाना साहब की और मुस्लिम लीग नून की आपस में प्यार और मोहब्बत नहीं थे, एक दूसरे को देख के उधर मुंह कर लेते थे। तो वो दिन भी हैं, आज का दिन भी है। क्यों है, किस लिए है, मौलाना साहब हमसे नाराज़ क्यों है, मैं नहीं समझता। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, क्यों कर नाराज़ होंगे? हमने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई ज्यादती या कोई ऐसी बात नहीं की है। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा मौलाना साहब का एहतराम किया है, आज से नहीं मगर 80 से लेके आज तक एहतराम किया है, उनको उनकी इज़्ज़त की है, उनकी सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शाह साहब, आप लोगों ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन अपने टाइम पे हों। अभी ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनवरी के आखिर तक इलेक्शंस के हवाले से, आपको लगता है, नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे एंड ऑफ जनवरी? होने चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और शाह साहब अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है सर? तो वक्त के हालात के तहत अब फैसला करेंगे। ठीक। शाह साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग, MQM, JUI, GDA, ये इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बाकायदा तौर पर इनकी मुलाकातें हो रही हैं। मरियम साहिबा कह रही हैं पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। तो सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है सर? क्योंकि फिर वही ऑप्शन बचता है। देखिए, कुछ बहुत कड़वी बातें हैं। पीपल्स पार्टी यकीनन उसकी बुनियाद लाहौर में पड़ी थी, मगर सिंध ने जब भी तरक्की की है वो पीपल्स पार्टी का दौर है। सिंध को अगर पस्ती की तरफ कभी भी लेके गए हैं तो वो मुखालिफ जमातें थीं जब इक़्तिदार में आई थी। कभी हैदराबाद के टुकड़े टुकड़े करना, कभी कराची में इंटीरियर सिंध के बच्चों को रोक देना, यानी बड़ी मज़लूम किस्म के हालात थे। मगर पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पे कोशिश की है कि वो सिंध को पाकिस्तान की शहरग बना के दिखाए, और सिंध जो है पाकिस्तान की शहरग है। मगर अफसोस ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सिंध को तरक्की की निगाह से नहीं देखा और नहीं तरक्की कराने में कोई हाथ दिया है। उसका सबूत ये है कि मैंने काफ़ी मरतबा ये बातें की भी हैं, असेंबली में भी की हैं, कि ये जो डेवलपमेंट्स हम मोटरवे की बातें करते हैं, मोटरवे बिल्कुल मियाँ साहब ने बनाया मगर बचाया पीपल्स पार्टी ने। जब 93 में पीपल्स पार्टी आई तो ये कोशिश थी लोगों की कि ये कैंसिल हो, मगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने वो कैंसिल नहीं किया। कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। मगर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा, सिर्फ सोचा कि मेरे लिए ड्राइविंग प्लेस कौन सा हो सकता है इस्लामाबाद से लाहौर तक।
उसने नहीं देखा कि जो मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो मुल्क की ट्रेड है, वो पोर्ट से शुरू होती है, वो ऊपर से नीचे से शुरू होती है, ऊपर जाती है। और आपने देखा कि पाकिस्तान की शहर को छोड़ के आपने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, यहाँ तक आपने मोटरवे बनाई, जो शुरू में बननी थी। आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को भी, नौजवानों को भी, कि अयूब खान के अपने रज़िया खान के ज़माने में सुपर हाईवे बना था और वो कराची से बना था, लाहौर से नहीं बना था। इसलिए कि ट्रेड जो था वो कराची पोर्ट, इस्लामाबाद, पेशावर, अफ़गानिस्तान, यानी जो भी हमारे ईरान, यहाँ से जाता था। तो अब तो कम से कम 3 पोर्ट ऐसे हैं जो सिंध से थे, जहाँ से मोटरवे को शुरू करना था और आके पेशावर और एबटाबाद जहाँ तक ख़त्म होता। तो मैं इसको कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा सिस्टम है, वो सर कटा सिस्टम है। सर है ही नहीं, हमारा सर शुरू होता है जाके अभी, वो भी अभी सक्खर से, जो मुल्तान और मुल्तान से लाहौर, जो मोटरवे बनना था, ये उनकी तरक्की है। ये उनकी तरक्की है, सिंध के लिए प्यार है कि थर कोल को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उस ज़माने में 5000 मेगावाट का गॉर्डन वू के साथ एग्रीमेंट किया था 2.5 सेंट में। और 2.5 सेंट उस वक्त कितने थे? ₹2.25 पर यूनिट। और 20 साल के अंदर 20,000 मेगावाट बिजली होती और थर कोल इस्तेमाल होता। मगर थर कोल के प्रोजेक्ट को 97 में आके मियाँ साहब ने पहला प्रोजेक्ट सिंध का आके रद्द किया था और बंद किया था। आज शहबाज शरीफ थर में जाता है और चीख चीख के कहता है कि मैं काला गोल्ड देख के आया हूँ, काला सोना देख के आया हूँ। और वो उसके भाई ने हमारा रद्द किया था सिंध का। आज भी आपकी फैसलाबाद के लोग मेरी अगर बात सुनते हो, फैसलाबाद वाले भाइयों, आज भी आपको पीपल्स पार्टी की वो पॉलिसी जो 1994 में बनाई थी, उसके तहत जो आपको बिजली आज मिलती है 2600 मेगावाट, वो थर कोल से मिल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी थर कोल चला रहा है, साहिवाल और मुरीद के ये नहीं चला रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को थर चला रहा है, सिंध चला रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आपको मैं आज बताऊं कि विद इन 5 ईयर हम 5000 और मेगावाट देंगे, जो पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में जाएगी सस्ती बिजली की हैसियत से। तो सिंध में उनका कोई कारनामा है तो बता दें आके, मुझे मुस्लिम लीग कन्वे कर दे। मगर इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं, आज नहीं बने हैं, हमेशा बनते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हम उनको वेलकम करते हैं। सही सही सर, मुझे ये फरमा दीजिए शाह साहब आखिर में, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुझे बताइए कि लतीफ़ खोसा साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं नहीं है, क्या स्टेटस है उनका इस वक्त पार्टी में? मेरे ख्याल में उसको नोटिस दिया है, वो जवाब देगा। अभी तक तो वो पीपल्स पार्टी में है और नोटिस का जवाब देगा, उसके बाद पार्टी सेटिस्फाई होती है तो शाह साहब उनकी रुकनियत मुअत्तल हो गई थी, सेटिस्फाई नहीं होती। तो मैं अभी तक पीपल्स मुअत्तल होना और ख़त्म करना फ़र्क है। ग्रामर में मुअत्तल की और मायना है और ख़त्म होने की बात और है। अभी मुअत्तल होने का मतलब ये है कि ही इज़ इन पीपल्स पार्टी। जी ठीक, जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता। लेकिन वो कह रहे हैं शाह साहब कि वो तो नोटिस उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, तो फिर वो पीपल्स पार्टी का ऐसा नहीं होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सैयद खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इंतहाई अहम गुफ्तगू उनसे हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो आज पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ा तकलीफ दे दिन था जिस तरह से हम मैच हारे हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं ज़रा इस बात पर कि आज की जो हार है उसका आगाज़ आज से नहीं बल्कि 1 महीना पहले से हो गया था। कैसे, देखिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वक्त, दिन, तारीख, महीना, साल, मैदान, यहाँ तक कि टीम भी बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है ना तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला है जो नहीं थमा है। एक मरतबा फिर पूरी कौम ने उम्मीद लगाई, आस सजाई, जगह जगह स्क्रीन्स लगाई, लेकिन फिर से उम्मीद टूटी
छोटी और शायद कई जगह स्क्रीन्स भी टूटी होंगी, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम का भारत से हारने का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूट सका और आज 8वीं मरतबा भी हमारी क्रिकेट टीम इंडियन टीम से हार गई है। अहमदाबाद के स्टेडियम में बैटिंग की जन्नत बताई जाने वाली क्रिकेट पिच पाकिस्तानी बैटर्स के लिए जहन्नुम साबित हुई है, जिसकी आग में पूरी बैटिंग लाइन जलकर भस्म हो गई है। पाकिस्तान टीम के एक लम्हे पर 155 रन पर सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते है ना पूरी पाकिस्तानी टीम की लुटिया डूब गई और 13 ओवर्स में 8 विकेटें, मजमूई स्कोर में बमुश्किल सिर्फ 36 रन का इजाफा। यूं गुज़िश्ता मैच में क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े हदफ 345 रन के कामयाब ताक़ुब का रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज सिर्फ 191 रन पर ढेर हो गई है। फिर जिस पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए, 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक में नहीं जा सके, उसी बैटिंग पिच पर इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खुलकर रन्स बनाए, या मुझे कह लेने दीजिए खुलकर पिटाई की है, और इंडियन टीम 7 विकेट से मैच जीत गई। लेकिन ये सब तो होना ही था ना, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के लिए ताखीर से कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था तो उसके साथ ही इस सिलेक्शन पर उंगलियां, एतराज़ात उठने के साथ ही खदशात का इजहार भी शुरू हो गया था। सिलेक्शन पर बात न माने जाने पर पीसीबी टेक्निकल कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज़ मुस्ताफ़ी हो गए थे। फिर ये खबरें भी सामने आई थी कि टीम सिलेक्शन में हफीज़ और मिसबाहुल हक की तजावीज़ पर गौर नहीं किया गया। कमेटी अहमद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने के हक में थी, लेकिन कप्तान साहब शादाब के लिए डट गए थे। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स की खराब कारकर्दगी के बाद से ही क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बातें साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से हो रही थी और आवाज़ें उठ रही थी कि परफॉर्मेंस न दिखाने वाले फ़खर जमान और नायब कैप्टन शादाब खान की जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए। किसी और को मौका दिया जाना तो दूर की बात है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान में इंजर्ड नसीम शाह की जगह हसन अली को मुंतखब करके सबको बड़ा हैरान कर दिया। एशिया कप में नसीम शाह के मुतबादिल के तौर पर जमान खान को खिलाया गया था, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रख दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर बाज़ियत खान ने कहा कि अबरार अहमद को रिजर्व के बजाय 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए था। खराब कारकर्दगी के बावजूद ऐसी टीम सिलेक्शन पर सोशल मीडिया पर भी तनकीद के निश्तर चले। कहा जाता रहा कि परफॉर्मेंस और मेरिट के बजाय दोस्तियां और रिश्तेदारियां निभाई गई हैं, वो गालिब आ गई हैं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि दोस्त हों तो हसन अली के दोस्त जैसे हों, वरना ना हो। मुश्ताक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल तक का जो मोमेंटम था हमारा, आज आवाज़ों में भी वो जज्बा नहीं है। बहुत शुक्रिया मुशी भाई, यूसुफ भाई, आप दोनों का वक्त का। सबसे पहले तो मुशी भाई ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताइए क्या वजह है, टीम मजबूत हो, टीम कमज़ोर हो, इंडिया के ख़िलाफ़ हम खेल क्यों नहीं पाते, हम जीत क्यों नहीं पाते? ये मुसलसल 8वीं बार शिकस्त है। क्या वजह है कि वर्ल्ड कप में हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते इनके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पहले तो इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने पिछले साल 2 साल से अपनी टीम को बिल्टअप किया है। वेस्ट इंडीज़ में 5 ODI खेल के आए हैं, 2020 मैचेस खेल के आए हैं। पूरी टीम उन्होंने नई वहाँ पे भिजवाई थी ताकि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को वो देख सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हार और जीत का डर जब आप निकाल के ये फैसले करते हैं तो आपकी टीमें खड़ी हो जाती हैं, आपकी बेंच स्ट्रेंथ। यही तो अफसोस है ना कि हर वर्ल्ड कप में हम इंडिया को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं। ये हमें कब मिलेगा, हम अपने आप को क्रेडिट कब देंगे? ये बाकी दुख की बात है कि हम हर रोज़, आज तो हम तैयार हो के पहली दफ़ा मैं और यूसुफ हम ग्रीन कपड़े पहन के ग्रीन वो सारा कुछ करके आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए थे। मगर हैविंग सेड दैट, पता है क्या बात है, आई डोंट थिंक सो वी लर्न विद आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। उसकी वजह पता है क्या है कि एक रिपोर्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान मेक mistakes and they will say that कि we will try to not to make that mistakes again। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम हमारी बुरी टीम नहीं है, अभी होप हमने छोड़नी नहीं है जब तक वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हो जाए, ये तो पक्की लिखी बात है। बट योर क्वेश्चन इज़ वैलिड, हम इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं निकल सके वो शेल से? इसकी वजह कुछ है, मेरा ख्याल है हम आई बिलीव कि हम डर की वजह से हमारा इंटेंट चेंज हो जाता है। हम वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलते जो हमें खेलनी चाहिए। हमें पहले 10 ओवर में देखना, हमारे पूरी इनिंग में छक्का ही नहीं है कोई। उसकी वजह पता है कि हम शायद आउट होने से घबराते हैं, शायद हम ये डरते हैं कि यार मेरी जगह अगर कोई मेरे परफॉर्मेंस कर गया तो मैं हीरो बन सकता हूं। मगर ये नहीं है कि परफॉर्मेंस करनी किस तरह है, माइंडसेट किस तरह चेंज करना है। तो आई थिंक ये सारी एलिमेंट्स को देखा जाए ना तो हम थोड़ा सा ना डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। मुझे तो यही लगता है। जी
जी, जहां पर जरूरत भी होती है वहां भी हम एग्रेसिव प्ले नहीं करते हैं। यूसुफ भाई, ये टीम सिलेक्शन पर क्या कमेंट करेंगे आप? ये वो प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे मैच में और सबसे एक्सपेंसिव मैच में, सबसे बड़े मैच में वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो खेल सकते थे उनको आपने रिजर्व में बिठाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब टीम सिलेक्शन जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है या चीफ सिलेक्टर, उन्होंने की है, इस पर कमेंट करना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन जो टीम गई हुई थी उसमें हम ये कह रहे थे कि अभी फ़खर ज़मान को जो 3 मैच है इसमें खेलने दें, क्योंकि वो डेंजरस प्लेयर है और फ्लैट विकेटें हैं। आज की विकेट आप देखें, बड़ी मज़े की विकेट थी। अगर वो होता तो शायद वो जिस तरह की इनिंग खेलता है, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में उसने खेली थी, वो जब मारना शुरू होता है तो दूसरी टीम पर प्रेशर चला जाता है। आप देखें जैसे रोहित शर्मा ने आज ऊपर से आना मारना शुरू कर दिया तो हमारे बॉलर्स पे प्रेशर डल गया था। वो कि स्कोर बहुत कम था। लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 6-7 के रन रेट से खेलें, जो अगली टीम को अंडर प्रेशर कर दें। जैसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, अगर आप देखें उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ी सी टफ विकेट थी, उसके बावजूद उन्होंने 300 रन बनाए। डी कॉक ने दूसरा 100 कर दिया। और उनका जो मार्करम जो खेल रहा है क्रिकेट, जिस तरह की उसने 2-3 शॉटें उस विकेट पे ऐसी खेली फास्ट बॉलर के खिलाफ के जो अनबिलीवेबल थी, जो बैकफुट पे पंच दिए उसने। ये फेयरलेस क्रिकेट है। जब आपके अंदर फेयर होगा थोड़ा खेलना मुश्किल हो जाएगा। हमें सामने आके खेलना पड़ेगा, हमें अटैकिंग क्रिकेट मॉडर्न डे। क्या कहेंगे यूसुफ भाई? शैडी के लिए यही है कि मुशी भाई हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि उसका रिदम नहीं, और वाकई रिदम नहीं है। ये वो खुद भी मान रहा होगा, वो इस चीज़ को खुद भी मान रहा होगा। उसकी वो है अपना प्रॉब्लम है, अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वो हमारा बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है। उसने ओवर द ईयर बहुत सी मैचेस जितवाए हैं, परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी फॉर्म नहीं है। अगर उसकी जगह आप तो 1-2 मैच उसको रेस्ट करा के अगर कोई दूसरा आपके पास जैसे उसामा मीर है उसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले मैचेस में शायद वो नज़र आए। चांस तो यही लग रहा है, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस में, क्योंकि अभी हमारी टीम एक मैच हारी है। होप्स नहीं जानी चाहिए। इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रूर है कि लोग नाराज़ हैं, लोगों में गुस्सा ज़रूर होगा, और ये वैसे भी पहले भी हारते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीते हैं 92 का हारने के बावजूद। और अभी भी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हम राउंड मैच हारे थे, फिर इनसे फाइनल जीते थे। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पास। 1-2 चीज़ें हैं, उनको फिक्स करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम फिर दोबारा बाउंस बैक करेगी। बात करें ना, क्योंकि मुशी भाई आप भी 92 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। मैं इससे पहले कि मैं आपसे इस पे बात करूं, आप मुझे बताएं, मैं भी 2-3 दिन पहले देख रही थी, आप तो बाकायदा शादाब को टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस तरह से खेलो, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दम में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। टीम में जगह बनती है इस वक्त उनकी? सबसे पहले आप किरण ये देखो, आप इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि आपके पास 5 स्पिनर गए हुए, ऑलमोस्ट 3 स्पिनर जेन्युइन है, 2 अपना रिजर्व में भी बैठे हुए हैं। आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं गया। हमारे पास सकलैन है, हमारे पास कोई भी है, यू नो लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन माय नेम। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा, ये टीम की रिक्वायरमेंट थी। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आपके 5 बॉलर फास्ट बॉलर हैं, 5 ही तकरीबन स्पिनर हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बंदा ज़रूर भेजो जब आपके जो एक्सपर्ट हो इस चीज़ का, जिसकी वो कदर कर सकें। जब आप उसकी कदर करेंगे तो आप वो सुनेंगे आपकी बात। अब जैसे आपने कहा शादाब के बारे में, मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बड़ा अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड लिसनर। मैंने उसके साथ सब बचपन से लेके मैं अंडर 90 से जब उसे खेला है, मैं उसकी कोचिंग की है। उसके थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू उसको निकालते हुए आपने उसको मेंटली कैसे उसको गिरअप करना है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस बंदे ने ये काम किया होता है ना, उस बंदे के लिए बड़ा आसान होता है कि देखो शादाब 70 रन भी पड़ेंगे तो 2-3 विकेटें लोगे तो ये 70 रन बुरे नहीं लगेंगे। 70 रन बुरे कब लग रहे हैं? जब आप विकेटें भी नहीं ले रहे, आपकी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंटली एक जगह पर नहीं गिर रहा। हो सकता है ये आ जाते हैं फेजेस, मगर इसको निकालने के लिए कुछ आपको ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, कुछ मैच से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो ड्रिल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेंटली आपको वो मजबूत करेंगे तो आप वापस आ सकते हो। तो आई थिंक अभी भी मेरा ख्याल है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लड़का टफ है, तो होपफुली यू नो लाइक छोटी सी चीज अगर वो जल्दी सीख जाएगा तो उसको फायदा होगा, टीम को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुशी भाई, जैसे मैं कह रही थी 92 वर्ल्ड कप में आप उसका हिस्सा थे। आप 216 के जवाब में हम 173 रन ही बना पाए थे सर। सबसे ज्यादा विकेटें भी उस वक्त आपने ली थी, 3 विकेट्स ली थी। इस वक्त में, उस वक्त में और इस वक्त में ऐसा क्या नहीं बदला जो वो कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रही हारने वाली?
आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि शायद उस 92 के वर्ल्ड कप में भी हम जीत गए थे, जीते हुआ मैच था। आई थिंक मुझे ये लगता है कई दफ़ा ना हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि नो इस दफ़ा तो जीत ही जाएंगे, इस दफ़ा तो जीत ही जाएंगे, और फिर जो पुरानी मिस्टेक्स होती हैं उसको अब हम जेन में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हम आउटकम का सोच रहे होते हैं, प्रोसेस से निकल आते हैं। आई थिंक प्रोसेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम दूसरे मैचों में रखते हैं। 92 का देख लें आप, जीता हुआ मैच हम हार गए। 96 का वर्ल्ड कप भी मैं खेल रहा था, जो बेंगलोर में हम क्वार्टर फाइनल हार गए, तो वो जीत गए थे मैच ऑलमोस्ट, हमने 100 रन कर दिए थे 10 ओवरों में, मगर क्या फिर एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हम या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, शेल में चले जाते हैं, डर जाते हैं। ये दोनों को निकाल के बैलेंस बना के चलेंगे। मेरा ख्याल है प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये मेरी गेम है, ये हमारे प्लान्स हैं, उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। 8 मैच हार गए हैं, कोई बात नहीं, मगर जो प्लान हमें मिले हैं उस प्लान के ऊपर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, आउटकम को जेन से निकाल देना चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ भाई, ये फरमाइएगा, ये पूरा मैच आपने जो देखा उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी, अपने मुकम्मल होमवर्क के साथ आए हुए थे। जिस वक्त फिर पाकिस्तान ने रन्स करना शुरू किए तो उस वक्त फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की, अपने बॉलर्स ने। लेकिन क्या इसी होमवर्क के साथ हम उतरे हुए थे ग्राउंड में? अच्छा, अपना तो पता नहीं, वाकई उनकी एक प्लानिंग नज़र आ रही थी वो, और ये प्लानिंग एकदम नहीं की जाती, ये प्लानिंग ओवर द ईयर्स उन्होंने की है, और इसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जाता है, रोहित शर्मा को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है, और उनके सीनियर प्लेयर्स जो मिल के इन्होंने एक प्लान किया था। अब अगर आप देखें, जब से राहुल द्रविड़ आया उसने कैसे रैपिडली चेंजेस किए हैं। जहाँ ज़रूरत है सीनियर्स प्लेयर्स खिलाने की, वहाँ उसने सीनियर खिलाए हैं, जहाँ जूनियर की ज़रूरत है वहाँ उसने जूनियर्स खिलाए हैं, और हारने का उन्होंने फिक्र नहीं की। चाहे वेस्ट इंडीज़ से, मुशी भाई ने भी बताया कि वो वेस्ट इंडीज़ से 5 मैच हार गए हैं, उन्होंने इसकी फ़िक्र नहीं की, उन्होंने अपनी टीम बनाई है। जैसे एशिया कप में वो आए हैं, उनकी टीम एक डिफरेंट टीम नज़र आई है, और वो आज दुनिया में किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछ लें, वो पहले 4 जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनमें इंडिया का पहले नाम लेते हैं। बीच में टीमें चेंज हुई हैं 3 में, कभी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कभी इंग्लैंड का, कभी न्यूजीलैंड का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंडिया वहीं रहती है क्योंकि उनकी बड़ी सॉलिड टीम बनी है। ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को और उसकी कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को। हमारी थोड़ी सी प्लानिंग में कमी नज़र आई है, और ये हमेशा ही हर मैच में ही हमें दिखाई दे रहा होता है। नहीं, हम जीत रहे होते हैं, लेकिन ये हर मैच में ये होमवर्क की कमी यूसुफ भाई ये दिखाई दे रही होती है। सर मैं ज़रा इस टॉपिक पे भी आपसे बात करना चाहूँगी। जो कुछ आज हमने देखा आगाज़ से ही, जब से ये वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान टीम के साथ, फिर पाकिस्तानी शायकीन के साथ रहा है, और फिर आज वो अफसोसनाक मनाजिर जो हमें देखने को मिले हैं, मतलब वो RSS की एक थिंकिंग है वो बाकायदा ग्राउंड में नज़र आ रही है। बाबर गुजर रहे हैं, रिजवान गुजर रहे हैं, जिस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो ना आवाम में दिखाई दे रही है, ना ग्राउंड में दिखाई दे रही है। ये रवैये आप लोग भी इंडिया में मैचेस खेल चुके हैं, कि पहले भी ऐसी थे या अब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच गए हैं? आई थिंक अगर यूसुफ से पूछा है, मुझसे पूछा है आपने ये? जी, आप दोनों से जवाब चाहिए मुझे इस पर। मुश्ताक भाई आप पहले आंसर करें। चले मैं देखिए, पहले बात तो मैंने इनको मुबारकबाद दी, हमारा कल टाकरा हुआ था इनके साथ, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे कपिल देव, जो भी पुराने थे, मोहिंदर अमरनाथ वगैरह, और आज के रीसेंट क्रिकेटर्स, मैंने उनको कहा था थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे अहमदाबाद में और हैदराबाद में आप लोगों ने हमारी टीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उसका शुक्रिया अदा किया था। मगर जो आज ग्राउंड में हमने जो वाक़यात सुने हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो गेम को भी गंदा करते हैं, मुल्कों का नाम भी गंदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग जो क्रिकेट को लव करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, वो इतना नीचे गिर सकते हैं। आई थिंक जो लैंग्वेज सुनने में आ रही है, वो आपके साथ हुआ कभी इस तरह? ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं कभी नहीं हुआ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कभी नहीं हुआ। बल्कि वहाँ पे तो हमें खाने भी मुफ्त, शॉपिंग में मुफ्त होती थी। जिस तरह उनके लड़के आते थे, हमारे सचिन वगैरह, द्रविड़ वगैरह जब आए थे यहाँ पे, तो उनके एक बंदे से कभी पैसा नहीं लिया गया। लोगों ने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी थी, बड़ा प्यार दिया था। मगर ये जो रिजिड लोग होते हैं ना, जो आप कह रही हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि उनके अपने लोग भी उनकी इज्जत करेंगे। पता क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की वजह होती है कि आपके मुल्क में कोई खिलाड़ी खेलने आया, अगर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मगर आप अगर उनके नाम लेके अब्यूज़ करते हो तो दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग्स टू डू दैट। आई होप हम लोग ऐसा ना करेंगे ताकि हम उनसे बड़ा होने की सबूत देते हैं। जी सर, एक जंग तो ये चल रही होती है जो ग्राउंड पे होती है, जो हमें नजर आ रही होती है वीडियोस की सूरत में। दूसरी वो सोशल मीडिया वॉरियर्स आ जाते हैं। अभी वो बॉयकॉट पाकिस्तान और बाबर टाइप के ट्रेंड्स भी इंडिया में चल रहे हैं। यूसुफ भाई, आपके साथ इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ इंडिया में जब आप गए हो मैच खेलने के लिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब मुशी भाई की बात को सेकंड करूंगा कि वहाँ
सारे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट लवर नेशन है वो। अगर आम लोगों के आप जाएं, आप भी जाएं, आप फील करेंगे खुद। मैं 2016 में गया था इंडिया, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था, वहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मैं गया था वहाँ इंडिया टीवी पे। तो मैं 8 साल बाद वहाँ जा रहा था, मुझे एयरपोर्ट पे भी लोग मिलके तस्वीरें उतरवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। बाहर मैं शॉपिंग पे भी गया हूँ, कभी सब ने ऐसे ही मिल रहे थे जैसे मैं अभी भी खेल रहा हूँ। तो ऐसी कभी भी नहीं हुआ। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो मैं मकसद है कि इन्होंने जो आज किया है, और ये आप आई एम श्योर कि इनके प्लेयर्स भी इसको बैक नहीं करेंगे, वो भी लोग इनको भी समझाएंगे। जैसे कोहली को आप देखने, उसने 2019 के वर्ल्ड कप में स्मिथ के बारे में जब लोग ग्राउंड में इनकी आवाज़ें लगा रहे थे तो उसने रोका था। अभी जो नवनीन है जो अफगानिस्तान का प्लेयर है, उसके बारे में वो कुछ कह रहे थे तो उसने फिर जाके रोका कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इंडियन प्लेयर्स हों या बहुत से ज़्यादातर लोग इंडिया में क्रिकेट को पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। ये कुछ लोग होंगे, अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं अगर इन्होंने किया है तो। ये कुछ लोग हैं, सारा इंडिया ऐसे नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं। पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी देखें सबसे अच्छी देती हैं। मैं पूरी दुनिया में खेला हूँ, पाकिस्तान सबसे अच्छा होस्ट करता है चीज़ें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप दोनों साथ में बेस्ट विशेस देते हैं टीम पाकिस्तान को आगे के मैचेस के लिए। आज तो सारी की सारी कौम जो है वो बड़े अफसोस में। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ गजा में सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज़ कर चुकी है। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमलों के नतीजे में 15 अस्पताल, 23 एम्बुलेंसेज इनको नुकसान पहुँचा है। जंगज़दा इलाके में ज़ख्मियों का इलाज करने वाले मेडिकल अमले के 28 अफराद जान से जा चुके हैं। सफाक अफवाज ने रेड क्रिसेंट के अमले को अल-कुद्स अस्पताल खाली करने के लिए हतमी मोहलत दे दी है। लेकिन सलाम है रेड क्रिसेंट के अमले को जिसने ज़ख्मियों का इलाज बंद करने और अस्पताल को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। काबिज़ अफवाज ने मगरबी किनारे में भी गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया है और अब तक वहाँ 400 के करीब फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइली वार्निंग के बाद शिमाली गजा खाली करने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। फ़ज़ाई हमले में एक काफ़िले को निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सऊदी अरब ने इस मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की है और इसराइल से फ़ौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया है। इस मुलाकात से पहले AFP ने दावा किया है कि सऊदीया ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी बातचीत भी बंद कर दी है और इस हवाले से अमरीका को भी आगाह कर दिया गया है। उधर चीन के आला सफारतकार वांग यी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से रब्ता किया है और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए जल्द अज जल्द बैनुल-अक़वामी अमन इजलास बुलाने का कहा है। इस संगीन सूरत हाल के बाद इसराइल के अंदर से भी काबिज़ हुकूमत की पॉलिसीज़ पर उंगलियां उठ रही हैं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ओफर कासफ ने अपनी हुकूमत को ही इन हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। उनका कहना है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की वजह से ऐसे खौफनाक हमले हुए हैं। काबिज़ अफवाज ने गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़ेरे ज़मीन जंगों की माहिर और इसराइल की रेखमीन यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर डेफिनी बराक ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि गजा के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ये जाल उस सबकत को भी ख़त्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फ़ौज को हासिल है। हमास के पास पूरे नेटवर्क को ट्रैप करने के लिए काफ़ी वक्त है। वो फ़ौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं और आखिर में पूरी सुरंग को ही उड़ा सकते हैं, जिसके बाद ज़ख्मी फ़ौजियों को बचाना भी अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा और इससे कैद इसराइलियों की जानों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के जंगजू सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह अचानक हमला करके फ़ौजियों को अगवा कर सकते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का दावा है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें 500 किलोमीटर तवील हैं, जबकि लंदन का जो अंडरग्राउंड मेट्रो जिसका शुमार दुनिया के बड़े ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क में होता है वो भी सिर्फ 400 किलोमीटर तवील है और उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। यानी ये कहा जा सकता है कि गजा की ज़मीन इसराइली अफवाज का कब्रिस्तान साबित हो सकती है। तो अगर ज़मीन पर कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है तो बाज रहे। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखें और फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ने